welcome to Learn and Prep, and today we are going to discuss the chapter Federalism. क्या होता है फेडरलिज्म, किस तरीके से ये वर्क करता है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंट्री, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, तो किसी भी कंट्री को रन करने के लिए हमें एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है. ऑब्वियसली अ सिंगल पर्सन इज़ नॉट एबल टू होल्ड एवरी सिंगल थिंग. उसे काम भी करना है, फिर वो इलेक्शंस भी लड़े. तो ऐसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट की. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर वो कंट्री बहुत बड़ी है और उसको एक यूनाइटी फॉर्म में रखना है, यूनिटी के फॉर्म में रखना है, या हमें उस तरीके से काम करना है कि कंट्री एक तरीके से क्या कहलाए, यूनाइटेड कहलाए, सोवर्जन कहलाए, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो किस तरीके का होता है कि पूरी कंट्री को जब उसे गवर्न करना है तो वहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स में वो अपनी गवर्नमेंट को क्या कर देती है, बांट देती है. जिसकी वजह से क्या होता है, जहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाते हैं, पावर्स डिवाइड हो जाती हैं बिटवीन द अथॉरिटीज़, बिटवीन द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री की कहलाती है. ठीक है, तो यहाँ पर मेनली इस चैप्टर में हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो किस तरीके से कंट्री गवर्न करते हैं, किस तरीके से एक बड़ी कंट्री है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, एक छोटी कंट्री है उसको किस तरीके से हैंडल करना है. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे. द फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द फेडरलिज्म. क्या होता है फेडरलिज्म? तो ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री, और यू कैन से सेंटर अथॉरिटी और द स्टेट अथॉरिटी. तो दो पार्ट्स में यहाँ पर जब कंट्री का एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिवाइड हो जाता है, दैट पर्टिकुलर होल सिस्टम इज नोन टू बी एज द फेडरलिज्म. इट हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. जो फेडरेशन होता है इसमें टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है. वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स टू कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. पहली चीज़ तो क्या हो गई, जो गवर्नमेंट है उसने हमारे फंक्शनिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड करके रखी है. पहला, पूरे एंटायर कंट्री को उसने देखना है. ठीक है, जब दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे एक डिवीजन तो ये हो जाता है. दूसरा डिवीजन क्या हो जाता है, द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और द स्टेट्स. पहला, पूरा का पूरा जो स्टेट, पूरा का पूरा कंट्री जो जिसको गवर्न करेगी, कंट्री जिससे गवर्न होगी, और दूसरा जो स्टेट्स हमारे बीच में डिवाइडेड हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द कंट्री लाइक इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री है, तो एन नंबर ऑफ स्टेट्स भी हैं. व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ स्टेट्स, तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो भी कैसा हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है, जिससे कोई किसी के लिए आंसरेबल नहीं है और केओस नहीं होगा. ठीक है, both these levels of government enjoy their power independent of the other. मतलब both of them are not at all responsible to give the answers to each other. Under the unitary system, either there is only one level of government or the subunits are subordinates of the central government. अब central government के पास थोड़ी सी ज़्यादा अथॉरिटी होती, क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी कंट्री को गवर्न कर रही है. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट्स, बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. जैसे कि क्या हो गया, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर एक पूरा का पूरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द कंट्री लाइक इंडिया, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गिव द ऑर्डर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट एट ऑल आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब दोनों जो गवर्नमेंट्स चल रही हैं, द सेंट्रल हो गई और द स्टेट हो गई, यहाँ पे दोनों ही गवर्नमेंट एक दूसरे को आंसरेबल नहीं है. ठीक है, बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. मेन आंसर्स जो उनको प्रोवाइड करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ टू द पीपल, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोवाइड करने हैं कि वॉट एवर प्रोमिसेस दे हैव मेड, ईदर दे हैव फिल्ड इट और दे हैव नॉट फिल्ड इट. तो फिल्ड किया है तब भी वो आंसर पीपल को ही दे रहे हैं, अनफिल्ड किया है, नॉट फिल्ड किया है, तो यहाँ पे भी वो आंसर किसको दे रहे हैं, टू द पीपल ओनली. ठीक है,
What are the key features of the federalism? हमने ये देख लिया फेडरलिज्म क्या होती है, किस तरीके की होती है. Now what are its key features? क्या होते हैं key features? There are 2 or more levels of government. 2 या 2 से ज़्यादा levels of government कहलाएगी एक फेडरलिज्म में. Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration. हर तरीके का अपना अपना jurisdiction है, legislation है, taxation है एंड एडमिनिस्ट्रेशन है. ठीक है. द jurisdiction ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of the government. ठीक है. Courts have the power to interpret to the constitution and the powers of different levels of the government. तो कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को. इफ़ द कोर्ट इज़ थिंकिंग कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिस पर्टिकुलर लॉ, दिस अमेंडमेंट इज़ फॉर द सेक ऑफ पीपल, ये बनाया जा सकता है या ये लोगों के हित के लिए नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इज़ हैविंग द राइट टू इंटरप्रेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. The federal system thus has dual objectives. जो federal system होता है उसके dual objectives होते हैं. पहला objective क्या है? To safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. मतलब दोनों तरीके से यहाँ पर जो फेडरलिज्म है उसका काम मेनली होता है कि पूरे के पूरे इंटरेस्ट जो भी है, कम्युनिटीज़ हैं, कुछ भी हैं, उनको सबसे पहले तो सेफगार्ड करके रखना, और जो इकोनॉमिक टर्म्स में कंट्री किस तरीके से ग्रो करेगी, गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, पीपल्स का भरोसा किस तरीके से होना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये होता है. तो मेनली इनके 2 सिस्टम ऑफ वर्किंग होते हैं. Now if we come to or if we talk about the types of federation, तो यहाँ पे हम देखेंगे there are 2 types of federation. One is the coming together and other is the holding together. The word इसको देखो, कमिंग टुगेदर का मतलब जो लोग पास आ रहे हैं, मतलब कोई भी सेंट्रल है, स्टेट्स पास आ रहे हैं. ठीक है. ठीक है. यहाँ पर क्या हो रहा है. और होल्डिंग टुगेदर मतलब जो छोटे छोटी कंट्रीज़ होती हैं वो एक साथ आगे आती हैं, एक के बाद एक कंट्री क्या करती है, रूल करती है. तो हेयर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन. नाउ इफ़ वी सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या होगी, कमिंग टुगेदर की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट टू इंक्रीज द सिक्योरिटी. मतलब एक जैसे कि इंडिया है, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स है, लेकिन वो स्टेट्स एक साथ आते हैं जिससे कि पूरी की पूरी कंट्री की क्या बनी रहे, यूनिटी बनी रहे. ऑल द स्टेट्स हैव द इक्वल पावर्स. Every state pool is sovereignty without the involvement of central government. And examples are USA, Australia and the Switzerland. तो यहाँ पे different states जो होते हैं like USA है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड है, ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, हमारी coming together में. होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है, अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स इटसेल्फ. यहाँ पे स्टेट्स ने डिवाइड किया था, यहाँ पे कंट्री डिवाइड कर रही है. तो अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू सेंट्रल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. बेस्ट एग्जांपल अगर होल्डिंग टुगेदर का है तो वो है इंडिया. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर बिकॉज पूरा का पूरा जो फंक्शन है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल सेंट्रल पे है, लेकिन वो स्टेट्स अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से काम वो कर सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री. इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ठीक है. Now how can you say India is a federal country? First of all India जैसा कि हम देखते हैं जो इसका गवर्नेंस है, पहला सेंट्रल पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल पूरा गवर्नमेंट देखेगी, फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के काम आ जाते हैं. जो तीसरा हमारा एक और इंट्रोडक्शन हुआ है जब यहाँ पर स्टेट्स वर अनेबल टू फुलफिल ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक रोल ऑफ गवर्नमेंट और ऐड किया, दैट वाज द सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट, और यू कैन से द म्यूनिसिपैलिटीज़ जो अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में होते हैं. तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें इंडिया को एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, although it do not use the word federation, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं यूनियन स्टेट है, लेकिन वी कैन नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन. द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म. मतलब इंडिया को एक फेडरल स्टेट कहा
कहते ज़रूर हैं लेकिन एग्जैक्टली हम उसको फॉर्म में नहीं बोलते, क्योंकि देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स टू मेक द कंट्री यूनाइटेड। अगर किसी एक चीज़ को हम यहाँ पर क्या देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वहाँ पे लोगों का सेग्रीगेशन ज़्यादा बढ़ने लगेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। Later, a third tier of federalism was introduced or added in the form of panchayats and the municipalities. ठीक है, तो there are 3 forms of government in India we talk about. One is at the central, other is at the state, and third one is the panchayat, जिसे हम third tier of government भी बोलते हैं। अब ये देख लिया कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है कि नहीं। नाउ वी विल सी फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। क्या होते हैं फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट? पहली चीज़ तो डिवीजन ऑफ पावर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, क्या डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, किस किस के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है उसका किस तरीके से डिवीजन है, प्लस हाउ द पीपल आर वर्किंग ऑन इट। The subjects of national importance are placed under the central government, ठीक है, and subject of regional and states importance are placed under the state government authority. Written and rigid constitution है हमारी कंट्री का। अगर हम बात करें फेडरल कंट्री में क्या क्या पॉसिबल फीचर्स होते हैं, सेकेंड फीचर हमारा आता है कि इट हैज़ अ रिटन, रिजिड एंड अ सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये चीज़ अमेंडेड है, ये चीज़ बोली गई है, तो यही चीज़ ही होगी। ठीक है, इट इज़ अ रिजिड बिकॉज नो चेंजेस कैन बी मेड इन unless both the national and the state governments approve the changes। जब तक इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस अमेंड नहीं होंगे, जब तक कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एक साथ आगे मिलके ये ना कह दे कि हाँ भाई इसमें बदलने की ज़रूरत है। The constitution is supreme, which means that the central and the state legislatures exercise their power as specified by the constitution। थर्ड आता है हमारी कंट्री में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, विच इज़ द हाईएस्ट, जो पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग है वो किसके अंडर है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, जिसमें आ जाता है सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, और मेनली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैंडल होती है, सर्विस टैक्स, कंज्यूमर, लेबर। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नो वन इज़ अलाउड, अपना खुद का लेजिस्लेशन है, जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर वर्डिक्ट दे दिया दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दैट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो गया कि हाँ भाई ये स्टेट अब एक यूनियन टेरिटरी बनेगा, तो वो डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, how the division of power is there? First of all, there are three things: union list, state list and the concurrent list. Union list mainly यहाँ पर क्या है, has the subject of national importance. Union alone can make the लॉज एंड जिसमें क्या क्या आ जाता है, योर डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड दी कम्युनिकेशन। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ऑफ मैटर है यूनियन लिस्ट का। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट लिस्ट, जिसमें क्या क्या आ जाता है, लोकल और स्टेट की जो जो इंपॉर्टेंस चीज़ें रहेंगी वो सारी की सारी स्टेट लिस्ट में आ जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक दी लॉज फॉर दी स्टेट। Police, trade, commerce, agriculture and the irrigation are the main concerns of this subject. Concurrent list has subject of common interest both to center and the state. Both the center and the state can frame laws for the concurrent list, and education, forest, trade, union, marriage, adoption and succession comes under what? Under the concurrent list. So here the division is power is there between the three things. How is federalism practiced? अब जो हमारा मेन आता है वो आता है फेडरलिज्म को किस तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता है। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensures that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together because a shared ideal in our country.
सो ये तरीके से अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किस तरीके से वर्क करती है फेडरलिज्म? देयर आर 3 मेन क्राइटेरिया थ्रू विच द फेडरलिज्म इन इंडिया वर्क्स। मेनली हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो फेडरलिज्म इन इंडिया किस तरीके से वर्क करती है? इन 3 मेजर क्राइटेरिया पे। पहला आता है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा आता है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी, एंड थर्ड आता है हमारा सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशंस है। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो इंडिया में किस तरीके से वर्क करता है। तो फर्स्ट थिंग हम देखेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक मतलब यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड स्टेट्स। अर्लियर क्या हुआ था, जब गांधी जी का पूरा जो ड्रीम था टू मेक इंडिया अ यूनाइटेड नेशन, वो पूरा का पूरा शैटर्ड हो चुका था, बिकॉज एट दैट टाइम पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का। फर्दर अब गांधी जी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, तो जस्ट फॉर मेकिंग द थिंग्स इनटू द फ्रेम, यहाँ पर क्या किया गांधी जी और नेहरू जी ने मिलके ये बोल दिया कि हम अब इलेक्शंस जीत गए तो हम हर स्टेट्स को ऑन देयर लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज डिवाइड कर देंगे। इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस जीत भी गए, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि क्योंकि उनको इलेक्शंस जीतना था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लेते तो लोगों का भरोसा उन्होंने जीत लिया। बट एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड व्हेन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि भाई हमने तुमको इलेक्शन जिता दिया, अब हमारे को चाहते हो कि हम यहाँ पर सही सलामत रहें, इंडिया में ही रहें, तो हमारे को एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स में डिवाइड कर दो। तो एट दैट टाइम क्या हुआ, पूरी की पूरी जो इंडिया है उसको लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बांट दिया गया। आज यू कैन सी कि ईस्ट में तुम्हें एक तरीके के लोग दिखेंगे, वेस्टर्न में तुम्हें सेम कल्चर लैंग्वेज के हिसाब से लोग दिखेंगे, साउथ में बहुत डिफरेंट तरीके के लोग दिखेंगे, एंड वहीं ऑन दी अदर हैंड नॉर्थ पार्ट में हम जाएंगे तो वहाँ का सेम एक रीजन है और उसी रीजन के अकॉर्डिंग लोग रहते हैं। तो दैट इन 1947 जब ये सारी चीज़ें हुई थी, some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on cultural ethnicity and geography। ये चीज़ों को डिवाइड करना पड़ा so that जो people चाहते थे कि उनका, जो गवर्नमेंट चाहती थी कि उनका भरोसा लोगों पे बना रहे और लोगों का भरोसा गवर्नमेंट पे बना रहे, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड हुए। क्योंकि हर कोई चाहता था कि हम भी अलग होके रहेंगे, हम भी अलग अपनी कंट्री बना लेंगे, तो इंडिया तो कुछ भी नहीं बचता। तो सिर्फ और सिर्फ टू मेंटेन इंडिया एज अ यूनाइटेड नेशन यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बीच का डिफरेंस कराया गया। सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू वन लैंग्वेज। अब बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड फर्दर कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि एक ही लैंग्वेज को अगर हम इम्पॉर्टेंस देंगे तो बाकी अदर जो लैंग्वेजेस रहेगी लोगों की वो क्या, तो यहाँ पर हिंदी को पहले एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता था कि चलो हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल देंगे। बट बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए क्योंकि हर किसी के लिए हिंदी वॉज नॉट द यूजुअल लैंग्वेज, द वे वी स्पीक, द वे वी राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंग्लिश को उसके साथ बनाया गया। अब इंग्लिश से भी दिक्कत थी, तो हिंदी के अलावा देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस विच आर कंसिडर टू बी आर नेशनल लैंग्वेज। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई एक ऐसी अलग हिंदी ही ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको हम एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरफ से देखेंगे। देयर आर अदर 21 लैंग्वेज recognized as scheduled languages by the constitution states to have their own official language। ठीक है, according to the constitution the use of English for official purpose was to stop in 1965। however many non-Hindi speaking states demanded the use of English should continue, but later on it was decided by the central government to continue the use of English along with Hindi for the official purpose। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। जो सेंटर एंड स्टेट से यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो किस तरीके का है, क्या वो स्मूथ फंक्शनिंग है या वो क्या है, या वो बिल्कुल भी फंक्शनिंग जो है उसकी स्मूथ नहीं है। For a long time the same party ruled both at the center and in most of the states। ठीक है, in those days the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled
कंट्रोल बाय द राइवल पार्टीज। अब जहाँ सेंट्रल एक बहुत बड़ा यू कैन से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जब स्टेट गवर्नमेंट आ गई तो जब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई तो स्टेट गवर्नमेंट को अपने अकॉर्डिंग काम कराएगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे राइवल्स पैदा होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल पावर्स हो गई बाय द राइवल पार्टीज। दिस अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। All this changed significantly after the 1990. In the past few elections, since no single party is getting a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि कोई भी जो सिंगल पार्टी है वो खुद अपने दम पे इलेक्शन नहीं जीत पाई है, उसको कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। ऑन द अदर वर्ड वी कैन से द अलायंस विथ मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजन पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state government. This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner. क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से क्या हो रहा था कि लोग अपनी खुद की पार्टी नहीं बना पा रहे थे, तो अलायंस फॉर्म किया, तो एकजुट होकर पार्टी बन गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या हुआ, एक वर्डिक्ट पास किया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत दिक्कतें हुई अपनी जो एक अथॉरिटी अपनाते थे वो करने में, ठीक है, एंड दैट वाज गुड आल्सो. नाउ what is the decentralization in India? When power is taken away from the central and the state government, जब यहाँ पर पूरी की पूरी पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ले ली जाए और किसी और चीज़ को दे दी जाए, गिवन टू अ लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. अब यहाँ पे state government अपना काम कर रही है, central government अपना काम कर रही है, but there are people who are living locally also, and local लोग ही उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि actually sanitation कैसा होना चाहिए, actually bathing facilities, proper sanitizing, जो इंडस्ट्री से effluents गिर हैं वो कहाँ पे होना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती. रादर देन फोकसिंग ऑन दिस छोटे छोटे सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पर क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास से वो अथॉरिटी ले ली जाती है और एक लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है. इन रूरल एरियाज दीज आर नोन टू बी एज द पंचायत एंड इन अर्बन एरियाज दीज आर नोन टू बी एज द म्यूनिसिपैलिटीज. ठीक है, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज. ऑब्वियसली कोई भी पीपल हो, कोई भी लोकेलिटी में रह रहा हो, उसको वो नॉलेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी, अगर हम बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं लाइक दी सेंट्रल एंड दी स्टेट गवर्नमेंट. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely known as the local self-government. ठीक है, A major step towards decentralization was taken in 1992. क्या स्टेप लिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड द इफेक्टिव वन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अमेंड किया था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी वो मोर पावरफुल होगी एज कम्पेयर टू द अदर वंस. नाउ इट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड bodies and the executive heads of the institution for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. हर तरीके से जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, लोकल गवर्नमेंट लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही इसी तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी जो इलेक्शन होगा सेम क्राइटेरिया इसमें भी फॉर्म होगा. नाउ इसमें एक क्राइटेरिया और जोड़ा गया कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन. An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections. ठीक है,
द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो यहाँ पे जब इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिठाई जाती है, अकॉर्डिंगली वो रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट इज द ऑथराइज्ड वन जो यहाँ पर अपनी पावर्स और रेवेन्यूज़ को क्या करेगा, फैलाएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड कराएगा, हर चीज़ से शेयर करेगा हर चीज़ को जो कि एक लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। Now how the local workings, rural local government works। सबसे पहली चीज़ पे आते हैं हमारे ग्राम पंचायत विच इज़ एट दी विलेज लेवल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पंचायत समिति जो डिफरेंट ब्लॉक्स के तौर पर डिवाइड कर दिए जाते हैं डिफरेंट विलेजेस को। फिर आता है जो भी मैटर हमारा जो बड़ा मैटर होता है जो डिस्ट्रिक्ट में ही सॉल्व होगा, दैट कंसिडर्ड टू बी एज अंडर द जिला परिषद, ठीक है। Now what are the powers and responsibilities of the पंचायत, मतलब अब हम रूरल एरियाज़ की बात करेंगे। Preparation of plan for economic development and social justice for the village, implementation of the schemes for the economic development of the village, मतलब मेन फोकस यहाँ पर अभी क्या है, हर तरीके का प्लान इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, मेनली फॉर द विलेजेस। स्कीम्स बनाई गई हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। इट विल चार्ज एंड कलेक्ट ऑल द ड्यू टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस सो दैट प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो पाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा? ग्राम सभा शुड मीट एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर, मतलब हर 4 महीने में ग्राम सभा में मीटिंग होनी है, प्रेफरेबली ऑन द रिपब्लिक डे, लेबर डे, इंडिपेंडेंस डे एंड द गांधी जयंती जो क्वार्टरली में पॉसिबिलिटीज हो पाती हैं। इट शुड डिसाइड द डेवलपमेंटल वर्क विच इज़ टू बी कैरिड आउट बाय दी पंचायत, किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए पर्टिकुलर गांव में, पर्टिकुलर विलेज में, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर हो गई, स्कूल्स हो गए, सैनिटेशन हो गई, हर तरीके की फैसिलिटीज़ प्रॉपरली किस तरीके से होनी चाहिए वो इनके डेवलपमेंट डिसीजंस में आते हैं। It should suggest remedial measures for economy and efficiency in the functioning of the panchayat. It should question and examine the decisions of the panchayats in the meeting of the Gran Sabha, मतलब हर तरीके की चीज़ अगर लग रहा है for the development of the village is very must, तो हर तरीके का डिसीजन इस पर्टिकुलर मीटिंग में होना ही चाहिए, एंड आफ्टर द डिसीजन किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होगा ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। It should discuss the annual financial statement of Gram Panchayat and examine the revenue and the expenditures incurred. हर तरीके का जितना भी खर्चा है किस तरीके से होगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी ज़रूरी है। किस तरीके का एक्सपेंडिचर होगा, किस तरीके का डेवलपमेंट है, तो यहाँ पर इस तरीके का पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें आर दी फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा। नाउ ग्राम पंचायत का किस तरीके से हेड्स होते हैं? नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 पार्ट्स में है, 1 इज़ द सरपंच, 1 इज़ द पंच एंड अदर 1 इज़ द सेक्रेटरी। जो सरपंच होता है और जो पंच होते हैं जो 5 मेंबर्स कहलाते हैं। मेंबर्स देखो पंच लिखा है, दैट मीन्स द 5, तो जो 5 ये मेंबर हैं और ये सरपंच हैं, यहाँ पे ये 5 ईयर के टर्म के लिए ये इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होता है इन दी ग्राम पंचायत, ठीक है। Now what are the demerits of the gram panchayat, or you can say demerits of the local self government? First of all, irregular elections, कभी भी यहाँ पर elections हो जाते हैं because they are wholly and solely without answerable, they are not at all answerable to anybody, तो यहाँ पर हर कभी भी irregular elections हो जाएंगे। In most states, elections to panchayat are irregular and uncertain, leading to monopoly of the previous elected powers. नेक्स्ट आता है डोमिनेशन ऑफ द अपर क्लास। अब यहाँ पर जो इलेक्शंस में खड़े हुए हैं मेनली वो ऐसे साउंड और
जो फाइनेंशियली साउंड है, जो रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है ऑफ दैट विलेज, वो ही खड़े होते हैं। और मेनली ये पीपल बिलोंग्स टू द अपर कास्ट, क्योंकि इनको क्या रहता है, मत रहता है, वोटिंग्स जो होती हैं वो इनके अधिकार, इनके हक में होती हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्टली दे आर डोमिनेटेड बाय द रिच फार्मर्स, मनी लैंडर्स एंड द अपर कास्ट पीपल, जो इरेगुलर इलेक्शंस भी करा देता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, यहाँ पे इरेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं तो रिजल्ट्स भी अकॉर्डिंगली ही सेट होते हैं। इग्नोरेंस, इलिटरेसी एंड पावर्टी ऑफ द विलेजेस, मतलब अब जहाँ पर पावर है, पैसा है, तो वो अपने अंडर ही लगाएंगे। विलेजेस के डेवलपमेंट की जितनी भी बातें होती हैं वो सिर्फ बातों में ही रह जाती हैं। हाँ, व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शन टाइम तो उस टाइम में कुछ थोड़े बहुत रोड्स बन जाएंगे, सैनिटाइजेशन का प्रॉपरली होने लगेगा, एजुकेशन फैसिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अबाउट द राइट्स इज हाई अमंग द विलेज। Also, illiteracy and poverty of the people lead to less enthusiasm about the Panchayati Raj system. एक्सेसिव ऑफिशियल कंट्रोल, अब यहाँ पर एक्सेसिव ऑफिशियल कंट्रोल होता है जिसमें कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं सबसे ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं अननेसेसरीली इन द वर्किंग ऑफ द पंचायत्स एंड ऑल्सो डिसॉल्व इट और सस्पेंड इट अकॉर्डिंग टू देयर विल। अगर उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा है तो ईदर दे विल बी सस्पेंडेड और या उस पर्टिकुलर चीज़ को वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। लैक ऑफ एडुकेट फंड्स, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए फंड्स नहीं आते, लेकिन जो ये हायरार्की चलती है बिटवीन दी, जो फंड से लेकर जहाँ पर एक्चुअली अलॉटेड है वहाँ तक आने में वो फंड बिल्कुल आधे के आधे हो जाते हैं। तो जो चीज़ों के लिए वो फंड मंगाया जाता है वो उस चीज़ में यूज़ ही नहीं होता। अ लॉट ऑफ मनी इज़ नीडेड फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड द सोर्स ऑफ इनकम इज़ लिमिटेड। This leads to ill functioning of the Panchayati Raj system because there is a hierarchy maintained। जहाँ से पैसा चल रहा है, चलते चलते जब वो नीचे की तरफ आता है, ये है हमारा मनी, एंड व्हेन इट इज़ फ्लोइंग डाउन तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द पीपल आर देयर, और ये पैसा आते आते पूरी तरीके से जहाँ पर पहुँचना चाहिए पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो हेयर दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।